Good morning. Today is 30th of March 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे सीबीएसई पेपर लीक के बारे में है, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। नीचे ये आर्टिकल, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम चाइना में गए और वहां पर उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए तैयार है, यानी नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने के लिए तैयार है। इसके बाद जल्द ही मुलाकात हो सकती है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम के बीच। तो इस मुलाकात के बाद चाइना और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे। देखो, चाइना के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है वेस्टर्न कंट्रीज का कि चाइना अपनी लिवरेज का इस्तेमाल करे और नॉर्थ कोरिया को कन्विंस करे न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने चाइना की जो एडवाइस थी उसको भी इग्नोर किया। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद नॉर्थ कोरिया और चाइना के रिलेशंस फिर से इंप्रूव होंगे, पटरी पर आएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल है। उसके बाद बीच में ये आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में है, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। नीचे ये आर्टिकल राजनीति से संबंधित है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पे ये बड़ा आर्टिकल गैम्बलिंग के बारे में है। गैम्बलिंग यानी जुआ, क्या गैम्बलिंग को लीगलाइज करना चाहिए? फिलहाल हमारे देश में गैम्बलिंग इलीगल है। तो तीनों तरह के आर्गुमेंट्स हैं, गैम्बलिंग को अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और बैलेंस्ड आर्गुमेंट्स। डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीचे ये आर्टिकल ट्रांसजेंडर्स के बारे में है, इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीबीएसई पेपर लीक के बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। क्या कंटेस्ट है? सीबीएसई की 10वीं का मैथ का पेपर और 12वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हो गया। सीबीएसई ने दोनों पेपर्स को कैंसिल कर दिया। अब फिर से री एग्जाम होगा 10वीं का मैथ का और 12वीं की इकोनॉमिक्स का। हजारों स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, उनको फिर से री एग्जाम देना होगा, फिर से तैयारी करनी होगी। देखो, एक बात साफ है, एचआरडी मिनिस्ट्री एग्जाम कंडक्शन में सीक्रेसी और इंटीग्रिटी इंश्योर करने में असफल रहा। एग्जाम कंडक्ट करने में जो स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, उन स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को नहीं फॉलो किया गया और इसीलिए सीबीएसई के पेपर्स लीक हुए। आजकल तो आपको पता है सब कुछ ही लीक हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की डेट लीक हो जाती है, आधार कार्ड का डेटा लीक हो जाता है, फेसबुक का डेटा भी लीक हो जाता है और एसएससी का पेपर भी लीक हो जाता है और उसके बाद अब सीबीएसई का पेपर लीक हो गया है। वैसे पेपर लीक की घटना नई नहीं है, पहले भी विभिन्न स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए हैं। लेकिन सीबीएसई को अपनी गलतियों से सीखते हुए एग्जाम कंडक्ट करने का जो मैकेनिज्म है उसे फुल प्रूफ बनाने की आवश्यकता है। 3 साल पहले जब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी तो उनसे लोकसभा में पूछा गया था सीबीएसई या फिर एचआरडी मिनिस्ट्री क्या कदम उठा रही है सीबीएसई का जो एग्जाम कंडक्ट करने का मैकेनिज्म है उसे फुल प्रूफ बनाने के लिए। उस समय स्मृति ईरानी ने यह कहा था एग्जाम कंडक्ट करने की जो प्रोसेस है वो इनवायलेबल है, यानी किसी भी प्रकार का ब्रीच नहीं हो सकता सीबीएसई के एग्जाम कंडक्ट करने की प्रोसेस में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स को सील कर दिया जाता है, उनको सीक्रेट प्लेसेस पर स्टोर करके रखा जाता है और ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स को, फॉर एग्जांपल एग्जाम सेंटर्स वालों को कुछ ही घंटों पहले मिलते हैं ये क्वेश्चन पेपर्स और हर एक जोन में सीक्रेसी इंश्योर करने के लिए डेडिकेटेड ऑफिसर्स भी हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म्स सीबीएसई ने किए हैं, इसलिए एग्जाम कंडक्ट करने की प्रोसेस में कोई भी ब्रीच नहीं हो सकता, लेकिन ब्रीच हो गया है। आर्टिकल में आगे कहा जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। देखो, मैं आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बता देता हूं। कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था इस एजेंसी को। सीबीएसई और एआईसीटीसी के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल नीट या फिर आईआईटी जेई, इन एग्जाम्स को कंडक्ट करेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ये सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा इस एजेंसी को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में। आर्टिकल के द्वारा ये कहा जाता है, वैसे तो इस एजेंसी के लिए जब अप्रूवल मिला तो ये कहा गया था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी ये एजेंसी, लेकिन जिस प्रकार से अब पेपर लीक हुआ है बोर्ड परीक्षा का, तो अगर सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा का एग्जाम भी ये एजेंसी कंडक्ट करे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छे से सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्जाम्स को कंडक्ट किया जा सकेगा। आगे आर्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया जाता है। अभी देखो हमारे देश में क्या सिस्टम है, बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं और बच्चों की पूरी साल की मेहनत को चेक करने के लिए, बच्चों के एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए लास्ट में 3 घंटों के पेपर ऑर्गेनाइज होते हैं और सोसाइटी में ये परसेप्शन भी डेवलप हो गई है कि जो परफॉर्मेंस रहेगी बच्चों की इन 3 घंटों के एग्जाम में, वही परफॉर्मेंस आगे बच्चों के करियर को डिफाइन करेगी। इस प्रकार से स्टेक्स यानी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है इन एग्जाम्स की और इसी वजह से पेपर लीक होते हैं। और देखो, अगर एक साल में एक ही असेसमेंट होगा
तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, प्रेशर फील करते हैं। इसीलिए सीबीएसई को चाहिए कि एक असेसमेंट के बजाय बच्चों की मेहनत को चेक करने के लिए, बच्चों के एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए एक साल में मल्टीपल असेसमेंट होने चाहिए। यानी 6 महीनों के बाद, उसके बाद 1 साल बाद, इस प्रकार का कोई सिस्टम होना चाहिए। इससे पेपर भी लीक नहीं होंगे और बच्चे स्ट्रेस में भी नहीं आएंगे, प्रेशर भी फील नहीं करेंगे। कंक्लूजन में बोला जाता है, अगर मल्टीपल असेसमेंट का कोई सिस्टम सीबीएसई लागू करती है तो मार्क्स के लिए जो मारामारी है वो खत्म हो जाएगी, और वो सब हमने जो डिस्कस किया, स्ट्रेस कम हो जाएगा बच्चों में और पेपर लीक भी नहीं होगा। उसके बाद ये कहा जाता है कि देखो अभी तो जो सिस्टम है वो यही है, और सीबीएसई को इसी सिस्टम में जो विश्वास है वो रिस्टोर करना होगा। जब ये पेपर लीक हुए, शुरू में तो सीबीएसई ने इनकार कर दिया और कहा कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन बाद में सीबीएसई ने एक्नॉलेज किया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, कैंसिल किए गए और फिर से री एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। तो करंट स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, और यही सब कुछ है। इसीलिए सीबीएसई को फिर से विश्वास जगाना होगा इस पूरे सिस्टम में। तो ये पूरा आर्टिकल था सीबीएसई के एग्जाम लीक के बारे में। अगला आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान टाइज के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो गए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि डिप्लोमेट्स को हरास किया जा रहा है। दोनों देशों ने इस प्रकार का आरोप लगाया, लेकिन अब एक अच्छी सेंस प्रिवेल हो गई है। पाकिस्तान ने इंडिया में जो उनके हाई कमिश्नर थे उनको वापस बुला लिया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने इंडिया में जो उनके हाई कमिश्नर हैं उनको वापस इंडिया में भेज दिया है। और इंडिया की तरफ से भी हमारे जो स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो पाकिस्तान की यात्रा पर गए। इसके अलावा 19 मार्च के बाद से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फायरिंग भी नहीं हुई है किसी तरफ से भी। तो देखो ये सब चीज़ें शो करती हैं कहीं ना कहीं डायलॉग ओपन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। राइटर ये कहते हैं हमें ये तलाशना होगा कि इस प्रकार के क्राइसिस क्यों पैदा होते हैं, ट्रिगर क्या है, वजह क्या है इस प्रकार के क्राइसिस पैदा होने की। अगर हम वजह नहीं तलाशेंगे तो इस प्रकार के क्राइसिस फ्यूचर में भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए वजह तलाश के हमें उन वजह को दूर करना होगा और उन रीजंस को एड्रेस करना होगा। डिप्लोमेट्स की खराब ट्रीटमेंट ना सिर्फ वियना कन्वेंशन का वायलेशन है, बल्कि देखो कोई भी देश हो जिस प्रकार से दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को वो देश ट्रीट करता है तो ये चीज़ बताती है कि उस देश का कल्चर कैसा है। अगर कोई देश दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है या फिर मिस ट्रीट करता है तो ये चीज़ बताती है कि उसके देश का कल्चर अच्छा नहीं है। इसीलिए सभी देशों को दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। अभी देखो क्राइसिस पैदा हुए थे मेनली 2 रीजन्स की वजह से। वैसे तो काफ़ी सारे आरोप लगाए थे दोनों देशों ने एक दूसरे पर, लेकिन 2 आरोप काफ़ी मुख्य थे। इंडिया ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया, इंडिया की एक बिल्डिंग बन रही है इस्लामाबाद में, नई बिल्डिंग बन रही है इंडियन कमीशन की इस्लामाबाद में। इंडिया ने आरोप लगाया पाकिस्तान पे कि हमारी बिल्डिंग के लिए जो सप्लाईज आ रही थी कंस्ट्रक्शन के लिए, उन सप्लाईज को रोक दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। तो बदले में पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि देखो आपकी बिल्डिंग तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मतलब बन चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन काफ़ी समय पहले हमने इंडिया में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसके अंदर ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपसे अप्रूवल मांगा था, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आपने अप्रूवल नहीं दिया है। उसके बाद इंडिया ने यह आरोप लगाया पाकिस्तान पे कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको पाकिस्तान के क्लब्स में जगह नहीं मिलती। जगह नहीं मिलने का मतलब यह है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स को इस्लामाबाद के क्लब्स में मेंबर नहीं बना जाता। और देखो क्लब्स का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे क्लब नहीं होते जिम खाना क्लब या फिर गोल्फ क्लब, इस प्रकार के क्लब्स की बात हो रही है। बदले में पाकिस्तान ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली में जो ये सारे क्लब्स हैं, जब पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स इन क्लब्स में शामिल होने के लिए जाते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं, $15,000 एक साल के, जबकि दूसरे जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं उनसे सिर्फ $1,500 से लेके $1,800 तक लिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के डिप्लोमेट से बहुत ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। इसीलिए हमने आपके डिप्लोमेट्स की एंट्री बंद कर दी इस्लामाबाद के क्लब्स में। तो इंडिया ने यह कहा कि देखो ये प्राइवेट क्लब्स हैं, हम ये तय नहीं कर सकते कि ये दूसरे देशों के डिप्लोमेट से कितने पैसे लेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो आप बताइए ना, प्राइवेट क्लब्स को कैसे हम डिक्टेट कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है इन्वायरमेंट तो देखो ऑलरेडी टेंस है, जब इस प्रकार के क्राइसिस पैदा होते हैं तो सिचुएशन और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो इस प्रकार के डिप्लोमेटिक क्राइसिस को अवॉइड करना चाहिए। 1990 में भी इसी प्रकार के डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हुए थे। उस समय कश्मीर में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी,
तो दोनों देशों ने उस समय में भी आरोप लगाया था कि डिप्लोमेट्स को हरास किया जा रहा है। इंडिया ने आरोप लगाया कि इंडिया के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते और पाकिस्तान ने भी इसी तरह का आरोप लगाया था। तो उस समय दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज ने मुलाकात की और एक कोड ऑफ कंडक्ट तय किया था कि किस प्रकार से दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को ट्रीट करेंगे। और देखो, जो कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया गया था उस कोड ऑफ कंडक्ट को हिंदी और उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया था। कई बार यह होता है कि बड़े लेवल पे तो समझ होती है कि डिप्लोमेट्स को किस प्रकार से ट्रीट किया जाना है, लेकिन लोकल लेवल पे जो छोटे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि एनिमी कंट्री के ये डिप्लोमेट हैं, इनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इसीलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट ट्रांसलेट किया गया हिंदी और उर्दू में, और इस कोड ऑफ कंडक्ट को नीचे के लेवल पर जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको भी दिया गया, उनको भी बताया गया कि आपको इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है ताकि डिप्लोमेट्स की मिस ट्रीटमेंट को होने से रोका जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिप्लोमेट्स की मिस ट्रीटमेंट आज भी होती है। इवन स्पाइज यानी जासूस भी जब पकड़े जाते हैं इंडिया में या फिर पाकिस्तान में, तो उनको भी मिस ट्रीट किया जाता है, उनकी हरासमेंट होती है, उनको टॉर्चर किया जाता है और कई बार तो उनको मार भी दिया जाता है। देखो, ये सबको पता है कि सभी देश अपने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जासूस भेजते हैं दूसरे देशों में, लेकिन इंडिया के जासूस जब पकड़े जाते हैं पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान के जासूस जब पकड़े जाते हैं इंडिया में, तो दोनों देश इंकार कर देते हैं, पहचानने से इंकार कर देते हैं, बोलते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इन पर्सन से जिनको आप जासूस कह रहे हो। तो आर्टिकल के हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि स्पाइंग यानी जासूसी स्टेट क्राफ्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है दूसरे देश में तो उस देश को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये हमारा पर्सन है, और जासूसों को टॉर्चर करने के बजाय, मारने के बजाय जासूसों की अदला बदली होनी चाहिए। कोल्ड वार के समय जब शीत युद्ध चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो कई बार यूएसए और यूएसएसआर ने आपस में जासूसों की अदला बदला की। इवन 2010 में 8 साल पहले ही रशिया और यूएस ने आपस में जासूसों को एक्सचेंज किया था वियना में। तो इंडिया और पाकिस्तान भी जासूसों की अदला बदली कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया पाकिस्तान टाइज के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ट्रांसजेंडर्स के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर माना था और आदेश दिया था सरकार को कि आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए सरकार कानून बनाए। उसके बाद सरकार बिल लेके आई थी ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स बिल 2016। अभी भी ये बिल पेंडिंग है, यानी इस बिल को पारित नहीं किया गया है। अच्छे प्रोविजंस हैं काफ़ी सारे इस बिल के अंदर, जैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाएंगी। सरकार के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, और अगर ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय को कोई पर्सन हरास करता है तो पनिशमेंट दी जाएगी उस पर्सन को जो हरास कर रहा है ट्रांसजेंडर पर्सन को। 6 महीने तक की सजा हो सकती है उस पर्सन को। और ये प्रोविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है हमारे देश में। मनाबी बंदोपाध्याय ये पहली ऐसी ट्रांसजेंडर जिन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में ज्वाइन किया। 2015 में इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन 2016 में इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, क्योंकि इनका आरोप ये था कि ये ट्रांसजेंडर हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है इनके खिलाफ फैकल्टी के द्वारा और स्टूडेंट्स के द्वारा। वो बात अलग है कि इनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और ये अभी भी कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में काम कर रही हैं। पहली ट्रांसजेंडर जिन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में ज्वाइन किया, लेकिन काफ़ी हरासमेंट का सामना करना पड़ा इनको। इसी प्रकार से देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है। सरकार बिल पारित कर ही देगी, आज नहीं तो कल सरकार बिल पारित कर देगी, कानून बन जाएगा। लेकिन देखो, कानून के अलावा हमें हमारे देश में एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करना होगा। हमें बाकी लोगों को बताना होगा ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के बारे में, यानी दूसरे एम्प्लॉयज़ को सेंसिटाइज करना होगा ताकि ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ की हरासमेंट को होने से रोका जा सके। इस बिल के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये भी है कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, एक नेशनल काउंसिल बनाई जाएगी ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए। ये काउंसिल मॉनिटर करेगी, इवेल्युएट करेगी ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर के लिए हमारे देश में जो भी पॉलिसीज होंगी उन पॉलिसीज को इवेल्युएट और मॉनिटर करेगी ये नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। देखो, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंट भी उस कानून को अच्छे से करना होगा। अच्छी बात यह है कि आज ट्रांसजेंडर्स को स्टेट एजेंसीज में, पुलिस डिपार्टमेंट्स में, होम गार्ड्स में जॉब्स मिल रही हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि जल्दी ही ट्रांसजेंडर्स जॉब मिलने के बाद उन जॉब्स को छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बात वही है, हरासमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ का। और कुछ ट्रांसजेंडर्स ये कहते हैं कि डेस्क जॉब उनको पसंद नहीं है। तो
स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिकमेंडेशन ये दी थी कि ट्रांसजेंडर्स के लिए वोकेशनल प्रोग्राम चलाए जाएं क्रिएटिव फील्ड में, ताकि ट्रांसजेंडर के पोटेंशियल को भी यूटिलाइज किया जा सके क्रिएटिव फील्ड में। तो ये पूरा आर्टिकल था ट्रांसजेंडर्स के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल गैम्बलिंग के बारे में है। गैम्बलिंग यानी जुआ, जिसे मराठी में जुगार कहते हैं। टॉपिक का नाम है क्या गैम्बलिंग को लीगलाइज करना चाहिए। अभी देखो गैम्बलिंग इलीगल है, तो क्या गैम्बलिंग को लीगलाइज करना चाहिए। ये आर्टिकल जीएस पेपर 1 के सोसाइटी में जीएस पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो और जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी से भी लिंक कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है गैम्बलिंग से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। तो पहले मैं आपको गैम्बलिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ। हमारे देश में गैम्बलिंग हर जगह देखने को मिल जाती है, यानी जुआ हर जगह देखने को मिल जाता है, अलग अलग फॉर्म में। एनिमल फाइट्स की फॉर्म में जो एनिमल जीतेगा उस पे जिसने पैसे लगाए होंगे उस पर्सन को पैसे मिलेंगे। कार्ड्स की फॉर्म में ताश खेलते हैं लोग, क्रिकेट मैचेस पर भी पैसे लगाए जाते हैं। और गैम्बलिंग स्टेट सब्जेक्ट है, यानी स्टेट राज्य कानून बना सकते हैं गैम्बलिंग पे। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकता, क्योंकि स्टेट लिस्ट में आता है गैम्बलिंग। 2016 में लोधा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। लोधा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस में कहा था कि आईपीएल पे जो बैटिंग लगती है उसे लीगलाइज कर देना चाहिए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन से पूछा था कि आप एग्जामिन कीजिए क्या बैटिंग को या फिर गैम्बलिंग को लीगलाइज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो लॉ कमीशन अब अपनी फाइनल रिकमेंडेशंस सौंपेगा सुप्रीम कोर्ट को और बताएगा उनकी क्या राय है गैम्बलिंग के बारे में। लेकिन देखो फिलहाल जो लॉ कमीशन के चेयरपर्सन हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BS चौहान, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि मेरी पर्सनल राय ये है कि बैटिंग को लीगलाइज करना चाहिए। तो उम्मीद यह है कि लॉ कमीशन भी इसी प्रकार की रिकमेंडेशंस दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को कि गैम्बलिंग को लीगलाइज करना चाहिए। अब हम तीनों प्रकार के आर्गुमेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जिनके बेस पे यह कहा जाता है कि गैम्बलिंग को लीगलाइज करना चाहिए। गैम्बलिंग हमारे समाज में प्राचीन काल से ही होती आ रही है। इवन महाभारत में भी गैम्बलिंग होती थी, लेकिन सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो अब गैम्बलिंग के प्रति चेंज हो रहा है। पहले लोग गैम्बलिंग को बुरा मानते थे, लेकिन अब रिक्रिएशन की एक एक्टिविटी मानते हैं, ज़्यादा बुरा नहीं मानते लोग गैम्बलिंग को। गैम्बलिंग को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले सरकार ने कानून बनाया था 1867 में। उसमें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, तो उन्होंने कानून बनाया पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। और देश जब आज़ाद हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, स्टेट लिस्ट में आता है गैम्बलिंग। विभिन्न राज्यों ने इसी एक्ट के आधार पर अपने अपने राज्यों में कानून बनाया और इस कानून के हिसाब से गैम्बलिंग बैंड है इंडिया में। लेकिन देखो यूके ने तो अपने देश में इस एक्ट को चेंज कर दिया है। काफ़ी साल पहले यूके ने अपने देश में गैम्बलिंग और बैटिंग को अलाउ कर दिया है। आगे आर्टिकल के द्वारा एक आर्गुमेंट यह दिया जाता है कि वैसे भी देखो गैम्बलिंग तो होती ही है, कितना ही आप बैन लगाओ, कानून के हिसाब से बैन है, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज चलती रहती हैं और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज गैम्बलिंग को रोकने में सफल नहीं हो पाई हैं। अगर इलीगल वे में गैम्बलिंग चलती है तो इसका फायदा होता है अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट्स को, और अंडरवर्ल्ड के जो सिंडिकेट्स हैं वो गैम्बलिंग से पैसा कमा के टेरर फाइनेंसिंग में या फिर दूसरी इलीगल एक्टिविटीज में लगाते हैं। तो इससे ना सिर्फ क्राइम बढ़ता है बल्कि सरकार को रेवेन्यू का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अगर सरकार गैम्बलिंग को अलाउ करती है तो सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा और इस रेवेन्यू को सरकार यूज कर सकती है सोशल स्कीम्स चलाने के लिए। और अगर गैम्बलिंग अलाउ की जाती है तो इससे एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होंगी, यानी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर कुछ लोगों को यह डर है कि गैम्बलिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, तो उस नुकसान को कम करने के लिए गैम्बलिंग के लिए एक बहुत ज़्यादा मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है ताकि एक्सेस ऑफ गैम्बलिंग को रोका जा सके। अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जा सकते हैं और माइनर्स, हैबिचुअल गैम्बलर्स यानी जो बार बार गैम्बलिंग करते हैं, या फिर वल्नरेबल सेक्शंस, इन सभी सेक्शंस को गैम्बलिंग से एक्सक्लूड किया जा सकता है, या फिर लिमिट भी लगाई जा सकती है गैम्बलिंग के लिए। जिस पर्सन की जिस प्रकार से फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसी प्रकार से गैम्बलिंग के लिए लिमिट भी लगाई जा सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे वो आर्ग्यूमेंट्स जिनके बेस पे यह कहा जाता है कि गैम्बलिंग को लीगलाइज नहीं करना चाहिए। गैम्बलिंग से देखो बहुत सारे नुकसान होते हैं। जो पर्सन एक बार गैम्बलिंग कर लेता है तो कई लोगों को लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है गैम्बलिंग का। कई लोग अपना रोजगार खो बैठते हैं, कई लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं गैम्बलिंग के चक्कर में। और जो लोग अपना पैसा खो बैठते हैं तो उनमें सुसाइडिंग टेंडेंसीज भी देखने को मिलती हैं। राइटर एक काफी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट कहते हैं। देखो जो ये आर्ग्यूमेंट है
कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वैसे भी गैम्बलिंग को रोक तो नहीं पा रही हैं, इसलिए उसे रेगुलेट कर देना चाहिए, लीगलाइज कर देना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट काफी ज्यादा खोखला आर्ग्यूमेंट है, हास्यास्पद आर्ग्यूमेंट है। शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, तो वो लोग यहां पर भी कह सकते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनको रोक पाने में सफल नहीं है, इसलिए लीगलाइज कर दो, यानी शराब पीकर लोगों को गाड़ी चलाने दो, बस उनसे पैसे ले लो, इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाएगा। तो वो आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा खोखला है। इवन मर्डर के केस में भी यही आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि देखो मर्डर रोकने में सरकार सफल तो हो नहीं पा रही है, इसलिए जो लोग मर्डर करता है उससे पैसे लेके मर्डर करने वालों को छोड़ दिया जाए। तो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज की ड्यूटी है कि जहां पर भी गलत काम होता है उस गलत काम को होने से रोका जाए। ये नहीं आप आर्ग्यूमेंट दे सकते कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज गैम्बलिंग को नहीं रोक पा रही है, इसलिए गैम्बलिंग को अलाउ कर देना चाहिए। आजकल आपको पता है हमारे देश में इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्मार्टफोन्स की एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। अगर गैम्बलिंग को अलाउ किया जाता है, लीगलाइज किया जाता है, तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस निकल के आ जाएंगी गैम्बलिंग के लिए, और जो हमारा युवा वर्ग है वो गैम्बलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा और अपने पथ से भटक जाएगा। डिजिटल इंडिया पे सरकार फोकस कर रही है, हमारा देश डिजिटल इंडिया की बजाय बैटिंग इंडिया बन जाएगा, इसीलिए किसी भी कीमत पे गैम्बलिंग को अलाउ नहीं करना चाहिए। और देखो ज्यादातर जो लोग आज गैम्बलिंग करते हैं, जिनके पास ब्लैक मनी यानी काला धन है, वो लोग ब्लैक मनी करते हैं, यानी ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने अपना पैसा बहुत मेहनत से कमाया है और वो गैम्बलिंग करें। इसीलिए सरकार को यह चाहिए कि सरकार ब्लैक मनी को जनरेट होने से रोके, ना कि गैम्बलिंग को लीगलाइज करे। तो ये पूरे आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस किए गैम्बलिंग के अगेंस्ट में। अब हम बैलेंस्ड आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं। गैम्बलिंग देखो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, और गैम्बलिंग से ना सिर्फ फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो जाती है बल्कि मोरल बैंकरप्सी भी हो जाती है। और देखो गैम्बलिंग को अगर लीगलाइज करना है तो काफी सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसा पहले हमने डिस्कस किया था कि स्टेट लिस्ट में आता है गैम्बलिंग, तो पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती गैम्बलिंग पे। पहले पार्लियामेंट को संविधान में अमेंडमेंट करके गैम्बलिंग को कॉन्करेंट लिस्ट में लाना होगा, उसके बाद ही पार्लियामेंट के द्वारा गैम्बलिंग के ऊपर कानून बनाया जा सकता है। और अगर गैम्बलिंग को लीगलाइज किया जाता है तो उसके लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस मशीनरी, प्रोसिक्यूटर्स, इन सब की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। और गैम्बलिंग को रेगुलेट करना भी आसान नहीं है, क्योंकि देखो अगर गैम्बलिंग को लीगलाइज किया जाता है तो ऑनलाइन गैम्बलिंग बहुत ज्यादा होगी, और ऑनलाइन गैम्बलिंग तो दूसरे देशों से भी तो ऑपरेट हो सकती है ना, तो ज्यूरिडिक्शन के इश्यूज बहुत ज्यादा आएंगे ऑनलाइन गैम्बलिंग को रेगुलेट करने में। और सरकार को यह भी तो इंश्योर करना होगा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग सेफ रहे। मान लीजिए कोई वेबसाइट है जिसपे ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है, हमारे देश के किसी नागरिक ने पैसे लगाए उस वेबसाइट पर, लेकिन बाद में उस वेबसाइट ने पैसा देने से इनकार कर दिया, लेकिन वो ऑनलाइन वेबसाइट ऑपरेट हो रही है किसी दूसरे देश से, तो सरकार क्या कर लेगी? नीरव मोदी, विजय माल्या, ये तो वैसे ही पहले ही दूसरे देशों में जाके बैठे हैं, इनको सरकार वापस नहीं ला पा रही है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले अगर दूसरे देशों में बैठे हैं और हमारे देश के लोगों का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? तो ये सब चैलेंजेस हैं गैम्बलिंग को लीगलाइज करने में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया।